अमित शाह के खिलाफ पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की फौज उतर गई है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है और ये लोग अमित शाह से क्यों गुस्सा हैं? कैसे इंडिया गठबंधन के जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी और अमित शाह के बीच में एक नई जंग शुरू हो गई है। और आखिरकार ये सलवा जुडूम क्या है जिस पर इतना हंगामा है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आप यही देखेंगे कि शाह के खिलाफ क्यों उतरी एससी की फौज यानी सुप्रीम कोर्ट की फौज। दूसरा आप देखिए कैसे शाह और इंडिया के रेड्डी में नई जंग शुरू हो गई है और ये है नक्सलवाद की जंग। मैं आपको बताऊंगी, पूरी कहानी आसान भाषा में बताऊंगी। तीसरा है क्या था सलवा जुडूम जिस पर इतना हंगामा हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था 2011 वाला जिस पर इतना विवाद है और उन 40 पन्नों में आखिरकार क्या लिखा हुआ था। और पांचवा देख लीजिए आखिरकार ये नक्सलवाद होता क्या है, भारत में ये कितनी बड़ी समस्या है और अब कैसे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होने ही वाले हैं और कैसे उन चुनावों से पहले ये एक नया मुद्दा अमित शाह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बीच में आकर खड़ा हो गया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ है अमित शाह और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी। आपको पता है कि एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उतारा है, लेकिन अब जो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। कैसे चली गई है? आप ये जो पत्र देख रहे हैं, इस पत्र में लगभग 18 ऐसे जजेस हैं। कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, कुछ चीफ जस्टिसेस हैं हाई कोर्ट के जो कि रिटायर हो चुके हैं और कुछ हाई कोर्ट के जज हैं जो वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो 18 जजेस ने जो कि रिटायर हो गए, उन्होंने एक पत्र लिखा अमित शाह के खिलाफ और अमित शाह का जो भी उन्होंने बयान दिया वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उन्होंने उसमें क्या क्या किया आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि 18 एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और एचसी के पूर्व जजों ने शाह पर गुस्सा दिखाया है। उन्होंने बोला है रिटायर्ड जजों ने शाह की टिप्पणी की आलोचना की। अब आपको यह भी समझना है कि आखिरकार शाह ने क्या टिप्पणी की थी, लेकिन जो इसका एक तरीके से गुस्सा आया है इन जजेस को, उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो अमित शाह ने कहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वीपी पद का सम्मान करना चाहिए अमित शाह को और इसमें ही बुद्धिमानी है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली इस पत्र में क्या है। दरअसल अमित शाह ने एक टिप्पणी की बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने पुराने फैसले से यह साबित होता है कि उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया है। इसके पीछे की मैं कहानी आपको बताऊं, लेकिन पहले ये देखिए जैसे ही अमित शाह ने यह बयान दिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जितने भी फॉर्मर जजेस हैं उन्होंने कहा कि यह अमित शाह ने ठीक नहीं किया है। सबसे पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, फिर ये जो सलवा जुडूम केस, अभी सलवा जुडूम केस क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो सलवा जुडूम केस पर अमित शाह ने बोला है ये अनफॉर्चुनेट है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है वो चलो ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, ये सब कुछ है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल वॉर अलग होती है, लेकिन इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। और ऐसे अगर इतने हाई प्रोफाइल पे बैठे हुए नेता जब ऐसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो लिटरली हमारे जुडिशियल सिस्टम पर एक प्रहार है, एक तरीके से जो हमारी आज़ादी है उस पर प्रहार है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पत्र में उन्होंने लिटरली अमित शाह के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया है। ये देख रहे हैं आप, फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट, ये उन सब के नाम है, पूरी लिस्ट है जिन ने अमित शाह के खिलाफ एक पत्र लिखा है। अब देखिए हुआ क्या, ये कहानी कहां से शुरू होती है। तो अमित शाह ने यह बोला कि रेड्डी यानी बी सुदर्शन रेड्डी जो कि वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, रेड्डी ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। कैसे दिया? 2011 में सलवा जुडूम को रोककर, सलवा जुडूम एक आंदोलन है जो 2005 में शुरू हुआ था और वो एक तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ उस आंदोलन को देखा गया था, लेकिन उस आंदोलन को रोककर कहीं ना कहीं जब रेड्डी साहब उस बेंच में थे तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुडूम का आंदोलन को रोक दिया गया, यानी नक्सलवाद को बढ़ा दिया गया। यह अमित शाह का आरोप है। अमित शाह ने यह कहा कि अगर ये नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता ना 2011 में, अगर ये लोग सलवा जुडूम आंदोलन को नहीं रोकते तो 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। आज हम लोग नक्सलवाद से इतने परेशान नहीं होते। और उन्होंने
ये भी कहा कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए था कि उन्होंने किनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट चुना है जिन्होंने ऐसा कोई फैसला दिया था, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया था। और फिर उन्होंने देखिए कैसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वामपंथी विचारधारा के वो हैं इसलिए ही उनको वीपी प्रत्याशी बनाया गया हो। राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन का यही एजेंडा होगा, क्योंकि उनके लिए तो वामपंथी विचारधारा सर्वप्रिय है। तो यही देखकर कहीं ना कहीं मानदंड यही रहा होगा और इनको कैंडिडेट बना दिया होगा। अब देखिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है तो जजेस को गुस्सा आ गया। 5 दिनों में शाह के रेड्डी पर 2 बयान आए। एक तो उन्होंने केरल में एक स्पीच दी, उस दौरान कहा, और एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा। जरा आप ये पहले एएनआई को जो इंटरव्यू दिया है उसकी एक छोटी सी बाइट भी सुनिए। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। फिर क्या था देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी का भी पलटवार आया। उन्होंने कहा कि मैं नक्सल समर्थक नहीं हूं, संविधान मेरी एकमात्र विचारधारा है। उन्होंने ये कहा कि सलवा जुडूम का फैसला माओवादियों के पक्ष में नहीं था, यानी वो नक्सलवाद के पक्ष में नहीं था। और ये कोई मेरे अकेले का फैसला थोड़ी ना था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर आपको इससे आपत्ति थी तो अभी तक इस फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी गई? तो उन लोगों ने इस तरीके से देखिए इसको पूरा प्रेजेंट किया, यानी पलटवार आया है रेड्डी की तरफ से। गृह मंत्री के साथ मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते। उन्होंने जब वापस उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ बहस नहीं करनी है। शाह ने अगर पूरा फैसला, वो 40 पन्नों का अगर फैसला पढ़ा होता ना तो वो ये सब टिप्पणी नहीं करते। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पलटवार आया है वीपी कैंडिडेट रेड्डी की तरफ से। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सलवा जुडूम आखिरकार है क्या जिस पर इतना हंगामा हुआ। तो देखिए 2000 के दशक की बात है, 2005 से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर सरकार ने क्या किया? उस वक्त जो छत्तीसगढ़ में सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी भाई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार थी। सरकार ने क्या किया? नक्सलियों से लड़ने के लिए एक अभियान चलाया कि ये जो नक्सलवाद इतना बढ़ रहा है तो हम भी एक अभियान चलाते हैं। उन लोगों ने क्या किया? इस आंदोलन का नाम दिया सलवा जुडूम। अब सलवा जुडूम में आदिवासी युवाओं को हथियार दे दिए। लिटरली सरकार ने 14-15 साल के टीन्स को, भाई बच्चे कहेंगे ना, वो तो अभी 18 साल के ऊपर तो है नहीं, एडल्ट तो है नहीं, 14-15 साल के बच्चों को हथियार दे दिए आदिवासी युवाओं को। बोला तुम लोग नक्सलवादियों को उड़ाओ, ये हमारा आंदोलन है सलवा जुडूम। इन लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया, लिटरली एक पोस्ट दी गई, हथियार दिए गए सरकार की तरफ से, और इतना कत्लेआम हुआ कि हिंसा और दहशत पूरी तरीके से हर जगह फैल गई। और आप सोचिए 2005 से वो शुरू हुआ और 2007 में कहीं सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तरीका असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2011 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और उस वक्त जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने इस पूरे सलवा जुडूम आंदोलन को रोक लगा दी, सरकार ने जो चलाया था और जो बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बोला कि सरकार का काम नक्सलियों से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों को भेजना है। इधर तो सरकार क्या कर रही है? आदिवासी युवाओं को ढाल बना रही है और फिर उनको खतरे में डाल रही है। इन गरीब आदिवासियों को, उनको हथियार पकड़ा दिए हैं और उन लोगों की मौत भी हुई। भाई नक्सली जो है वो रिवर्ट नहीं करेंगे, वो हमला नहीं करेंगे वापस से। अगर ये आदिवासी बच्चे हथियार लेके जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18 साल के, तो उधर से नक्सलियों ने भी हमला किया। भाई आदेश दिया गया कि इन युवाओं से तुरंत हथियार लिए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। यानी सलवा जुडूम उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया आंदोलन। और अमित शाह कह रहे हैं कि अगर ये रोका नहीं गया होता ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आज हम नक्सलवाद 2020 में खत्म हो गया होता।
सरकार को नक्सलवाद की मूल कारणों पर काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और उन्होंने, क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार थी, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ ये फैसला सुनाया था। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये जो पूरा सलवा जुडूम आंदोलन था, उसमें केंद्र की कांग्रेस सरकार भी उस वक्त इनके साथ थी। यानी बीजेपी की सरकार राज्य में और केंद्र में कांग्रेस सरकार दोनों एक थे। सलवा जुडूम क्या था? ये उन्होंने ये कहा कि भैया ये शांति का अभियान है। स्थानीय अगर गोंडी भाषा में मैं आपको बताती हूँ, वो कहते थे कि हमारे लिए भाई नक्सलवाद इतना बढ़ रहा है, तो आदिवासी परेशान होते थे। उन्होंने कहा अब हम ही लड़ेंगे, हम ही इन लोगों से लड़ेंगे। कुछ स्थानीय नेता जैसे कि महेंद्र कर्मा, उस वक्त के बड़े कांग्रेस नेता थे, हालांकि उनकी मौत हो गई थी जब रिवर्ट किया था, जब नक्सलियों ने हमला किया था तो उनकी भी मौत हो गई थी। आदिवासियों की दो फाड़ हो गई, एक तरफ नक्सली थे, दूसरी तरफ सलवा जुडूम। गांव गांव में लोग दो हिस्सों में बट गए थे। इनफैक्ट भाई भाई का दुश्मन हो गया था। सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं, सुरक्षा बलों ने नक्सली समर्थक कहकर हजारों गांव खाली करा दिए भाई, क्योंकि एक हथियार आ गए उनके, सरकार ने खुद हथियार दिए थे सलवा जुडूम के नाम पे। तो उन्होंने क्या किया, नक्सलियों के शक पर उन्होंने फिर गलत प्रैक्टिसेस भी की। उन्होंने सलवा जुडूम के नाम पर, नक्सली समर्थक के नाम पर कई गांव जला दिए। हजारों लोग अस्थायी कैंपों में ठूस दिए गए, वहां से पूरा पलायन हुआ। हत्या, बलात्कार, लूट, जबरन भर्ती जैसी घटनाएं हुई। क्योंकि वहां पे तो आप देखें ना, एक तरफ नक्सलवाद पूरा फैला था, एक तरफ नक्सली थे, दूसरी तरफ सलवा जुडूम में अब सरकार ने हथियार पकड़ा दिए थे आदिवासियों को। तो वो जो 7 साल थे 2005 से 2011 में खूब कत्लेआम हुआ और लिटरली 14-15 साल के लड़कों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर हथियार थमा दिए गए। कई निर्दोष आदिवासी मारे गए और कहीं ना कहीं शक के आरोप में भी भाई झूठा बोलकर कि नक्सलवादी उसको उड़ा दिया गया, ऐसे आरोप लगते हैं। और ये जो सारा सब कुछ है ना भाई, सलवा जुडूम चालू हुआ तो इन लोगों के हाथ में हथियार आए, तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी क्रॉस कर दिया, ऐसा कहा जाता है। भाई मानवाधिकार के जितने भी एजेंसीज हैं वो सब एक्टिव हो गई। रिपोर्ट इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस तक चली गई थी, यूएन तक चली गई थी। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार देकर बंद करने का आदेश दिया। कहा गया कि भाई राज्य सरकार सुरक्षा बलों के साथ अपना काम किए, जनता को क्यों घसीट रहे हो। और ये जितने भी 14-15 साल के लड़कों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया है, उन सबको हटाओ, उनसे हथियार लो। और असर क्या हुआ, सलवा जुडूम ने नक्सल समस्या हल नहीं की बल्कि और बढ़ा दी। क्योंकि नक्सलियों के साथ सरकार ने ऐसा एक्शन लिया तो नक्सलवाद और ज्यादा बढ़ गया। आदिवासी जनता राज्य और नक्सली दोनों के बीच पिसती रही और न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। नतीजा, हजारों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों मौतें हुई, पूरे के पूरे इलाके युद्ध भूमि में बदल गए, पूरे के पूरे गांव जल गए। इस तरीके का था सलवा जुडूम। और देखिए, अगर मैं आपको थोड़ी और डिटेल देती हूँ, उसके बाद सलवा जुडूम में सरकार ने तो आदिवासियों से हमले करवा दिए नक्सलियों पर। फिर जब नक्सलियों ने वापस हमला किया तो उन लोगों ने दरभा वैली एम्बिश 2013 में हुआ। फिर उसके बाद कांग्रेस मिनिस्टर महेंद्र कर्मा की मौत हो गई, मर्डर कर दिया गया। एक स्टेट कांग्रेस चीफ नंद कुमार पटेल को मार दिया गया और 26 और लोगों को मार दिया गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के वो फाउंडर थे, यानी वो पूरे के पूरे उन्हीं ने ये आग सुलगाई थी और उन्हीं के कारण ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखेगी, ये लीडर थे उस पूरे आंदोलन के। तो इस तरीके से देखिए, सलवा जुडूम पे आज तक भी विवाद होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज एक आइडियोलॉजिकल वॉर बन गया है। 2005 से 2011 के बीच अगर मैं बताती हूँ, अकेले बस्तर में तकरीबन 1000 से ज्यादा ग्रामीण मारे गए, तकरीबन 800 सुरक्षाकर्मी, 422 माओवादी मारे गए। और ये तो सिर्फ मैं अकेले बस्तर का आपको बता रही हूँ, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आया मामला? तो हुआ क्या, 2007 में समाज शास्त्री नंदिनी सुंदर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और पूर्व आईएएस अधिकारी ईएसएस शर्मा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि ये जो पूरा आदिवासियों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए हैं, ये जो सलवा जुडूम चल रहा है, इनको रोको, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये केस कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आंदोलन रोक दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार थी और भाजपा के रमन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार थी। तो इस तरीके से देखिए उस वक्त पूरा हुआ था। और आज देखिए कैसे अखिलेश यादव ने, वीपी कैंडिडेट हैं जो रेड्डी, उनका स्वागत किया, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर वापस जब वीपी रेड्डी से वीपी कैंडिडेट रेड्डी से जब पूछा गया
कि वो क्या बोलते हैं अमित शाह ने जो उन पे आरोप लगाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बोल चुका हूं, मुझे बहस आगे नहीं बढ़ानी है, इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर भी किया इस बात को। अब देखिए नक्सलवाद, आप सभी को वैसे तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं आखिरकार ये नक्सलवाद क्या है। देखिए नक्सलवाद एक हिंसक विचारधारा और आंदोलन है। इसकी अगर हम जड़ें तलाशते हैं तो 1967 में बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये क्योंकि नक्सलबाड़ी इस गांव का नाम है तो इसलिए ही इस आंदोलन को कहा गया नक्सलवाद, इसको कहा गया। अब एक तरीके से ये एक आइडियोलॉजी बन गई नक्सलवाद की। हुआ क्या, जब उस वक्त की हम आपको बात बता रहे हैं, किसान विद्रोह हुआ था, किसानों ने विद्रोह किया, एक तरीके से विरोध किया। जितने भी स्थानीय आदिवासी थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, जो जमींदार शोषण करते थे, उनके खिलाफ एक आवाज उठाई। फिर उन लोगों ने हथियार उठा लिए और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किससे प्रेरित थी? वैचारिक नींव माओवादी विचारधारा यानी म्यूनिज्म जिसे कहते हैं, चीन के माओ त्से तुंग से प्रेरित थी। और इस आइडियोलॉजी का अगर एक कोट में मैं आपको बताती हूं, इसका मतलब ये होता है कि सत्ता और हक छीनने के लिए हिंसक क्रांति जरूरी है। आपको सरकार से लड़ना है, आपको सिस्टम से लड़ना है और आपको हिंसक तरीके से लड़ना है। कोई ये प्यार और बातचीत, इससे कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए यही है नक्सलवाद के मूल कारण, गरीबी और असमानता, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास ना होना। तो उन जो आदिवासी थे उनमें एक आग थी, उनको हिंसा, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो मानेंगे नहीं, हमको हिंसा करनी पड़ेगी, हमको छीनना पड़ेगा हमारा हक। जमीन और जंगल के अधिकार, उन्होंने कहा भाई हमारे जो जंगल हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, वो रिसोर्सेज हमसे छीने जा रहे हैं, तो हमको वापस लेने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार और सरकारी उपेक्षा, उनको शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो आदिवासी भड़क गए। सामाजिक अन्याय, दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर खड़े समुदाय पर शोषण होता है। तो ये यहां से शुरू हुआ, एक तरीके से क्रांति शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए अब ये सिर्फ एक हिंसा का रूप ले चुकी है और इसमें बहुत सी गलत प्रैक्टिसेस होती है। एक तरीके का इसको आतंकवाद जैसा डील किया जाता है। और आपको पता है नक्सलियों के खिलाफ कैसे अमित शाह कितने एक्टिव रहते हैं, छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने कितनी कार्रवाई की है। नक्सलवाद आज कहां है? इसे आजकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। भारत में रेड कॉरिडोर, अब ये रेड कॉरिडोर क्या होता है? जितना भी आपका छत्तीसगढ़ का इलाका है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये जितने भी इलाके हैं इनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और यहाँ पर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है और मेनली छत्तीसगढ़ में। सरकार और सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में अभियान चलाते हैं क्योंकि ये लोग सरकार पर, ये जितने भी नक्सलवादी होते हैं ये सरकार पर एक तरीके से हमला करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, वहाँ की जनता को परेशान करते हैं। ये लोग टेररिस्ट अटैक जैसी चीजें करते हैं। समस्या क्यों है? नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते ही नहीं है, उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। वह मानते हैं कि सत्ता सिर्फ बंदूक की नली से निकलती है और हम हिंसा करके ही हमारी बात मनाएंगे। सरकारी ठेकेदार, नेता, पुलिस, यहाँ तक कि अगर विकास प्रोजेक्ट भी अब होते हैं ना, उस पे भी ये लोग हमला कर देते हैं। सड़क, बिजली कुछ नहीं होने देते। नतीजा क्या होता है? आम लोग पिसते हैं, मासूमों की जान जाती है। सीधे शब्दों में यह है कि नक्सलवाद गरीबी और शोषण के खिलाफ आवाज के नाम पर शुरू हुआ था, ठीक है, उस टाइम हम समझते हैं, लेकिन अब ये हिंसा, खून खराबा और लोकतंत्र विरोधी आंदोलन में बदल चुका है। और इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ गवर्नमेंट एक बड़े स्टेप्स उठाती रहती है। और अब आप सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं, 9 सितंबर वो तारीख है जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन नतीजे आएंगे। और उससे पहले अमित शाह और जो वीपी कैंडिडेट हैं, और आपको पता है ना ये फॉर्मर ऐसी जज रह चुके हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट संभाली है, चाहे वो चीफ जस्टिस की हो। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने कोशिश की कि हम भाई, जीत तो आपको पता है सीपी राधाकृष्णन की होनी है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, जो एनडीए उतारेंगे कैंडिडेट उनकी जीत होनी है, विच इज सीपी राधाकृष्णन। लेकिन ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के, कि हमारी वैचारिक लड़ाई है और इसमें कहीं ना कहीं अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया। और क्योंकि अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है तो अब इसको और खींचा जाएगा। इस पर आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।